हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है, हाल ही में जो एग्जाम हुआ डीएचई ओडिशा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर की भर्ती के लिए, आज उसका टीजीटी सीबीजेड पेपर को पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं। और हम शुरू कर रहे हैं बॉटनी पेपर से, देन हम जूलॉजी को भी कवर करेंगे। अगर आप ओस्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाके मिल जाएगा। आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। पूरा 2016 से लेकर 2020 तक का क्वेश्चन को हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया है। और आज हम बॉटनी का भी उसी तरह फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे हर एक सवाल का। और अगर आप इस एग्जाम के लिए कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं और उसके क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कोई मटेरियल और सोर्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, क्वेश्चन टोटल आए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, यानी कि बॉटनी में 35 क्वेश्चन आए हैं, और शुरू हुआ है 81 से और खत्म हुआ है 115 से। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। प्लांट में पूछा है कि जो प्लांट में नेचुरल ऑक्सीजन वो कौन सा है। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, आईबीए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईबीए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट दिया है ऑप्शन साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड। हमें मालूम है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड एसिड को हमने एक नेचुरल ऑक्सीजन कहते हैं, और उसके साथ साथ और एक लिख लीजिए आईएए, इंडोल एसिटिक एसिड, ये भी एक नेचुरल ऑक्सीजन है। और इसके अलावा और जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है वो है हमारा 2,4-D, जिसको कहते हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और एक है 2,4,5-T, 2,4,5-T, इसको कहते हैं 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये हमारा सिंथेटिक ऑक्सीजन है, यानी कि इसको बनाया जाता है लैबोरेटरी में। और एक है नाफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये हमारा सिंथेटिक ऑक्सीजन है। और जो नेचुरल ऑक्सीजन है, ये दोनों नेचुरल ऑक्सीजन है। तो हमारा ऑप्शन इंडोल ब्यूटेरिक एसिड दिया गया है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लांट्स दैट रिक्वायर स्पेसिफिक डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग टू बी ट्रिगर्ड आर कॉल्ड। प्लांट को जो एक स्पेसिफिक डे लेंथ चाहिए फ्लावर करने के लिए, कोई भी एक प्लांट, किसी भी प्लांट को ले लीजिए, उसको अगर फ्लावर करवाना है तो उसके एक पर्टिकुलर डे लेंथ चाहिए या फिर लाइट पीरियड चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? फोटो पीरियडिज्म, थर्मो पीरियडिज्म, वर्नालाइजेशन, डोरमेंसी। उसको सिंपली कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। और इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है फाइटोक्रोम। याद रखिएगा, ये पिगमेंट हमारा कंट्रोल करता है फ्लावरिंग इन प्लांट्स। प्लांट में वो चाहे शॉर्ट डे प्लांट हो, वो चाहे हमारा लॉन्ग डे प्लांट हो, और वो चाहे हमारा डे न्यूट्रल प्लांट हो, उस सब को कंट्रोल करता है फाइटोक्रोम, और उस फेनोमेनन को कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्रेशन ऑफ लेटरल बर्ड्स बाय द अपेक्स इज रेगुलेटेड बाय व्हिच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो लेटरल बर्ड होते हैं, मैं अगर बता दूं, यहाँ पे मैंने छोटा छोटा ये कोई प्लांट ले लिया, ये उसके सब एक्सिलरी बर्ड है, यानी कि लेटरल बर्ड है। उसका जो सप्रेशन हो जाता है, ग्रोथ को रोकता है अपेक्स। अपेक्स क्या करता है? ये जो अपेक्स है वो क्या करता है ना, ये जो एक्सिलरी साइड में जितने भी बर्ड लगे हैं उनको बढ़ने नहीं देता, उनको ज़्यादा मतलब सप्रेस करके रखता है। तो वो कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर करता है? आइए, यानी कि ऑक्सिन, जिबर्लिक एसिड यानी कि जिबरलिन, एथिलीन, या फिर साइटोकाइनिन। सो उसका आंसर है आईएए, यानी कि ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम है ग्रोथ को सप्रेशन करवाना। ठीक है। ग्रोथ को ये सप्रेशन करता है, किसका? लेटरल बर्ड का। ये यानी कि लेटरल बर्ड को बढ़ने नहीं देता और एपिकल पार्ट को बढ़ने देता है, इसीलिए इस फेनोमेनन को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। आपने पढ़ा होगा, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। यानी कि ये चाहता है ऑक्सिन हमेशा क्या करेगा, जो एपिकल पार्ट है उसको बढ़ाना, मतलब बढ़ाते जाएगा, और जो एक्सिलरी पार्ट है या फिर लेटरल पार्ट है उसको सप्रेस करते जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। पूछा है स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। सो सिंपल सा आंसर है एब्सिसिक एसिड। एबीओ को कहा जाता है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। क्योंकि ये ड्रॉट कंडीशन में हमारा स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। और हमें मालूम है स्टोमाटा को क्लोज करना यानी नो ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, और ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर लॉस भी नहीं होगा। नो वाटर लॉस। और ड्रॉट एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे पानी का स्कार्सिटी हो जाता है, और तभी भी जब अगर प्लांट ट्रांसपिरेशन करके वाटर को लॉस करेगा तो उसका डेथ तो पूरा फिक्स हो जाता है ना, डेथ तो पूरा तय हो जाएगा। इस वजह से वो स्टोमाटा को क्लोज कर देता है हमारा एब्सिसिक एसिड, जिस वजह से पानी का ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता और प्लांट भी सर्वाइव कर पाते हैं हमारे ड्रॉट कंडीशन में। ठीक है। चलते हैं, उसको एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, एबीए को, एब्सिसिक एसिड को एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहा जाता है। एंटी ट्रांसपेरेंट इसका मतलब है ट्रांसपिरेशन को जो रोकता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
An individual that possesses two identical alleles is known as, टू आइडेंटिकल alleles जैसे कि मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह का आइडेंटिकल alleles जो पोजेस करता है उस इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगोट, होमोजाइगोट, जीनोटाइप, फिनोटाइप, उसको कहते हैं हम होमोजाइगोट, और दिस कंडीशन और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड होमोजाइगस फेनोमेनन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कैरेक्टर्स व्हिच आर ट्रांसमिटेड क्वाइट और ऑलमोस्ट अनचेंज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एंड देयरफॉर इन देमसेल्फ constitute the characters of the hybrid are known as dominant character, recessive character, first filial generation, second filial generation। देखिए पहले सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, फिलियल जनरेशन F1 और F2 का बात कर रहा है, और ये कब आता है जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो ये तो इसका पर्टिकुलरली इसका मतलब ऑप्शन भी ही नहीं है। क्वेश्चन पूछा कैरेक्टर व्हिच आर ट्रांसमिटेड क्वाइट और ऑलमोस्ट अनचेंज, मतलब कुछ कैरेक्टर मतलब बिना चेंज हुए ट्रांसफर हो जाते हैं इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि बिना चेंज हुए, बिना कुछ भी मॉडिफाई हुए ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उस जो कैरेक्टरिस्टिक में जो कैरेक्टर हाइब्रिड में आ जाता है उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, क्योंकि वो डोमिनेंस इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब खुद का पावर दिखाता है, जिस वजह से वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होते होते जाता है हाइब्रिड्स में। चलते हैं नेक्स्ट। पूछा है व्हेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर इज इन्वेस्टिगेटेड इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज, मतलब एक जेनेटिक बेसिस में एक वन कैरेक्टर को इन्वेस्टिगेट जब किया जाता है एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में, तो उस तरह का क्रॉस को क्या कहा जाता है, जब एक ही कैरेक्टर, अगर मैं सिंपली क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊं, यानी कि एक कैरेक्टर लेके अगर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उस तरह का क्रॉस को क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस या टेट्राहाइब्रिड क्रॉस, इसको कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो यानी कि वन कैरेक्टर, डाईहाइब्रिड यानी टू कैरेक्टर, ट्राईहाइब्रिड यानी थ्री कैरेक्टर, टेट्राहाइब्रिड यानी चार कैरेक्टर। सो मोनोहाइब्रिड में हमेशा एक कैरेक्टर लिया जाता है, जैसे कि आपको मेंडलिज्म पढ़े होंगे तो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया था, जहाँ पे प्लांट हाइट लिए थे कहीं पे एक कैरेक्टर, या फिर फ्लावर कलर एक कैरेक्टर, पॉड शेप एक कैरेक्टर, पॉड कलर एक कैरेक्टर, सीड शेप एक कैरेक्टर, सीड कलर एक कैरेक्टर, उसके फिर हमारे 2 अल्टरनेटिव थे, तो वो सब हमारे एक अगर कैरेक्टर लेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 2 कैरेक्टर लेंगे तो डाईहाइब्रिड। तो 2 कैरेक्टर में उन्होंने लिया था सीड कलर, सीड शेप, इस तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच लॉ स्टेट्स दैट द 2 alleles ऑफ ए जीन सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सो दैट अ स्पर्म और एन ए कैरीज ओनली 1 allele ऑफ ईच पेयर, यानी कि बता रहा है ये कौन सा लॉ है जहाँ पे जो 2 एलील होते हैं, मान लीजिए कोई एक एलील ए है और कोई एक एलील बी है, वो दोनों इंडिविजुअली स्पर्म में चला जाता है, और ये कोई मान लीजिए ये भी कोई एक सिंगल स्पर्म है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में ये डिवाइड होकर आधे इस तरफ आधे उस तरफ चले जाते हैं। तो ये जो फेनोमेनन को क्या कहते हैं, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर द लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जिसका अदर नाम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। याद रखिएगा, प्यूरिटी ऑफ गैमेट इसका दूसरा नाम है, प्यूरिटी ऑफ गैमेट। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट F2 जनरेशन, यानी कि F2 जनरेशन में जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने की वजह से उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आया था, आप याद कीजिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस याद कीजिए, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें मालूम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये पॉसिबल नहीं है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो आया था वो क्या था हमारा 9:3:3:1, जहाँ पे 9 थे हमारा डोमिनेंट, ये था हेटेरोजाइगस, ये था हेटेरोजाइगस, ये था होमोजाइगस, याद कीजिएगा। सो इसका राइट आंसर है 9:3:3:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है 90 ATP इज एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनिम ATP। ATP का फुल फॉर्म तो है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो जहाँ कहीं भी आपको ऑप्शन दिख जाए उसको टिक कीजिएगा, अमीनो एसिड ट्राइफॉस्फेट नहीं होगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये हमारा राइट आंसर है। बाकी एडेनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, अलानिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब गलत है। सो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एडेनोइन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े रहते हैं, इस तरह से 3 फॉस्फेट जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्राइफॉस्फेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है रूबिस्को इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, इट एक्ट एज, रूबिस्को एक एक्चुअली में क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, इनहिबिटर है, सबस्ट्रेट है, ये एक एंजाइम है। कहाँ गया, हाँ ये हमारा एक एंजाइम है, याद रखिए। क्यों, क्योंकि रूबिस्को का पूरा नाम है RUBP, यानी कि राइबुलोज, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, राइबुलोज
1,5 बाइफॉस्फेट बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, याद रखिएगा यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ये याद रखिएगा। क्योंकि राइबोलोज जो रूबिस्को है ये एक एंजाइम इस तरह का है ये जो कि डुअल रोल प्ले करता है, डुअल रोल। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ कार्बोक्सिलेज भी एक्ट कर सकता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं फोटोसिंथेसिस का बात कर रहा हूँ जहाँ पे C3 साइकिल में रूबिस्को का हमको देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोमाटा इन कैम प्लांट्स आर क्लोज्ड ड्यूरिंग व्हिच पीरियड? जो स्टोमाटा है कैम प्लांट में वो क्लोज कब होता है? डे में, नाइट में, मून लाइट में या फिर डार्क लाइट में? सो ये जो स्टोमाटा होते हैं कैम प्लांट में पर्टिकुलरली ये क्लोज होते हैं डे टाइम में। जी हाँ, आपने सही सुना, स्टोमाटा एक्चुअली क्लोज होते हैं डे टाइम में और ओपन होते हैं, यहाँ पे क्लोज में लिख दे रहा हूँ, और जो ओपन होते हैं वो होते हैं नाइट के टाइम में ओपन होते हैं, याद रखिएगा। और इस तरह के स्टोमाटा को कहा जाता है स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। और ये यूनिक फीचर है किसका? ओपुन्सिया, आपने सुना होगा ओपुन्सिया। ओपुन्सिया जो प्लांट होते हैं कैक्टस वगैरह, वो प्लांट में आपको ये स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यही एक तरह से क्या करते हैं, ये भी हमारे ट्रांसपीरेशन को रोकते हैं और वाटर लॉस को भी रोकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कैल्विन और C3 साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सो सुगर? एक हेक्सो सुगर, हेक्सो सुगर मान लीजिए ग्लूकोज का बात कर रहा है, ग्लूकोज होता है ना 6 कार्बन का, तो एक 6 कार्बन ग्लूकोज बनाने के लिए हमें C3 साइकिल को कितनी बार रन करना पड़ेगा, कितनी बार दोहराना पड़ेगा? तो 3 बार, 4 बार, 3, 4, 5, 6, तो इसका राइट आंसर है 6 टाइम। यानी कि जब 6 CO2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, मतलब फिक्स होंगे, तब जाके ये एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक टाइम, हर ग्लूकोज मान लीजिए ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज का ये मैं इस तरह से एक बार बना दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पार्ट है। तो एक CO2 आएगा फिक्स होगा तो ग्लूकोज का इतना ही पार्ट बनेगा, फिर दूसरा CO2 आएगा तो इस तरह इतना, फिर तीसरा इस तरह, उस तरह से जब पूरा बनते 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 6 CO2 आ जाएंगे तो ये कंप्लीट ग्लूकोज बन के रेडी होगा। और हमारे सुविधा के लिए हम इसको 6 CO2 लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों को नेचर के हिसाब से अगर जाएंगे ना, नेचर हमेशा एक टाइम पे सिर्फ एक ही CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करता है, लेकिन हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए और हमारे कन्वीनियंस के लिए हम 6 CO2 लिखते हैं, क्योंकि 6 C3 साइकिल चाहिए, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन विद 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एंड द प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड टू शुगर? सो ये पूछा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इन हुई साइकिल, अच्छा कौन सा साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होता है 5 कार्बन के जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के साथ? हमें मालूम है 5 कार्बन का कौन है, 5 कार्बन का है RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका डिस्कशन किया था। और RUBP हमारा C3 साइकिल करता है, C3 साइकिल। सो राइट आंसर है C3 साइकिल, क्योंकि CO2 साइकिल में हमारा जो CO2 को एक्सेप्ट करता है, हमारा CO2 को जो एक्सेप्ट करता है वो होता है हमारा, कहाँ गया, हाँ वो होता है हमारा ऑक्सालो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट करता है, तो ये तो नहीं होगा। C4 में हमारा पेप एक्सेप्ट करता है और C4 में कैम में भी हमारा पेप एक्सेप्ट करता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा C3 में RUBP यानी कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड एक्सेप्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रास एंड सेज फैमिली आज स्पेशली रिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? जो घास वगैरह सेज फैमिली वगैरह हैं वो कौन से फॉलोइंग स्पीसीज पूछा है ना, रिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। अच्छा ये स्पीसीज पूछा है, लेकिन नीचे जो दिया गया है वो सब पाथवे दिया है, C2 पाथवे, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम, ये सब कैम पाथवे। तो इसमें से ये जो फैमिली वगैरह कहाँ पे आते हैं, कौन सा साइकिल परफॉर्म करते हैं? तो मैं बता दूं ग्रास और सेज फैमिली जनरली आते हैं साइपेरासी में। साइपेरासी यानी कि घास वगैरह जो होते हैं ना, साइपेरासी फैमिली में घास वगैरह जहाँ पे उगते हैं, तो वो सब के सब क्या कौन सा साइकिल परफॉर्म करते हैं? वो सब के सब C4 साइकिल परफॉर्म करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा C4 साइकिल, क्योंकि मैं बता दूं C4 साइकिल ये जो एक एडवांस फॉर्म है किसका, C3 साइकिल का। यानी कि प्लांट में देखा गया जितने भी C3 प्लांट है, यानी कि जितने भी मैक्सिमम डाइकोट प्लांट को C3 बोला जाता है, उनमें एक चीज देखा गया कि वो C2 परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक वेस्टफुल प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि C4 प्लांट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि ग्रास हो गया, सेज फैमिली हो गया, यानी कि साइपेरस फैमिली में आपको C2 साइकिल देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बेहतर तरीके का फोटोसिंथेसिस फिक्सेशन कर रहे हैं वो है C4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूछा है द ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉज्ड बाय व्हिच पैथोजन, कौन से पैथोजन से होता है, पायरिकुलरिया ओराइजी, ज़ैंथोमोनास ओराइजी, स्क्लेरोसियम ओराइजी, एंटीलोमा ओराइजी। सो इसका राइट आंसर है पायरिकुलरिया ओराइजी, और ये एक फंगस है, ठीक है, ये फंगस है जो कि हमारा ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है रस्ट बोथ डिजीजेस ऑफ प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेनिक फंगाई बिलोंगिंग टू द क्लास, कौन से क्लास को बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, ड्यूटरमाइसिटिस। हमें मालूम है रस्ट और स्मट जो करते हैं ऑस्ट्रेलागो और पक्सिनिया, उस सब के सब बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइसिटिस। रस्ट डिजीज आपको याद होगा पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसी, पक्सिनिया ग्रामिनीस, ये करता है हमारा ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में ये हमारा ब्लैक स्टेम रस्ट करता है और ये बिलोंग करता है हमारा बेसिडियोमाइसिटिस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर.एच. व्हाइटेकर प्रपोज्ड ए क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेम्ड एज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि पूछ रहे हैं कि आर.एच. व्हाइटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम। सो राइट आंसर है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी, और देन आखिर में आया हमारा एनिमालिया, एनिमालिया, ठीक है। सो ये 5 क्लासिफिकेशन दिए थे। अगर आप पूछोगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो दिए थे लिनियस ने, लिनियस ने। उसके बाद 3 दिए थे हमारा अर्नेस्ट हैकेल ने, ई हैकेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 4 किंगडम किसने दिए थे, कोपलैंड ने, ठीक है। और 5 किंगडम दिए थे आर.एच. व्हाइटेकर ने, आर.एच. व्हाइटेकर, व्हाइटेकर, ठीक है, व्हाइटेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है IUCN is an organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources. What is the full form of acronym? acronym IUCN का full form पूछा गया है। सो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये बिल्कुल नहीं है, सॉरी गलत, यही वाला ऑप्शन होगा, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। बाकी देख लेते हैं इंटरनेशनल, तो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल एरिया, ये तो नहीं है। इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेशन, ये भी नहीं है। इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल यूनिट फॉर लिखा और इंटरनेशनल यूनियन फॉर, तो दोनों में आप लोगों को केयरफुली पढ़ के ये ऑप्शन को करेक्ट करना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच प्लांट ग्रुप गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, इनमें से कौन सा प्लांट ग्रुप है जहाँ पे गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी मेन है, यानी कि डोमिनेंट है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो राइट आंसर है ब्रायोफाइट, यानी कि अगर आप लोग ब्रायोफाइट के देखोगे, मतलब आसपास में अगर ब्रायोफाइट आपको देखने को मिल जाए, रिक्सिया मर्केंसिया, यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिलेगा वो उसका गैमेटोफाइट ही होगा। बाकी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जितने भी प्लांट है वो सब के सब स्पोरोफाइट है, याद रखिएगा, वो सब के सब स्पोरोफाइट है, और गैमेटोफाइट उनका हाईली रिड्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। an area of endemic species with large number को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, of endangered and threatened species are known as, मतलब एक ऐसा लार्ज एरिया होना चाहिए लेकिन एक एंडेमिक होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलरली वही जगह पे ही कुछ एंडेंजर्ड और थ्रेटन स्पीसीज पाए जाने वाले हैं, यानी कि और कहीं पे भी नहीं, और ये बड़ा सा एरिया होना चाहिए और इसी एरिया पे ही मिलने चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, प्रोटेक्टेड एरिया, इको जोन, नेचर रिजर्व, तो उसको कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट यानी आप लोग जानते हैं ना, जहाँ पे रिच सोर्स ऑफ हमारा क्या रहता है, रिच सोर्स ऑफ फ्लोरा एंड फना रहता है, और ये कौन से फ्लोरा एंड फना होते हैं, कौन से फ्लावर और कौन से प्लांट और कौन से एनिमल होते हैं, जो एंडेंजर्ड होते हैं और थ्रेटेंड होते हैं, लेकिन ये बड़े से एरिया में पाए जाते हैं। सो इनको ज़्यादातर मतलब यहाँ पे क्या एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच टाइप ऑफ हैबिटेट सोन बाय लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम जो हमारा एक टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट, सो इसमें बोला गया है कि किस तरह का हैबिटेट देखने को मिलता है, एपीफाइटिक या हाइड्रोफाइटिक या जेरोफाइटिक या मरीन। इसको हम देखते हैं एपीफाइटिक हैबिटेट, यानी कि हमेशा, एपी मतलब अपन, एपी मतलब अपन, और फाइटस मतलब प्लांट, प्लांट के ऊपर उगता हुआ हम हमेशा देखेंगे अपन प्लांट, तो टेरिडोफाइट को हमेशा हम अपन प्लांट, यानी कि प्लांट के ऊपर उगता, किसी और के प्लांट के ऊपर ही उगता हुआ हमें हमेशा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स are produced in
द सेम स्ट्रोबिलस इन टेरिडोफाइट्स, दिस फेनोमेनन इज नोन एज, मतलब एक टेरिडोफाइट में अगर दो तरह के स्पोर, दो तरह के यानी अलग अलग स्पोर, इस तरह कह सकते हैं मेल स्पोर और एक फीमेल स्पोर, इसी यही तो दो स्पोर हो सकते हैं ना। सो दो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन एक ही स्ट्रोबिलस में, तो उस तरह को उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, हेटेरोथाइलिज्म, हेटेरोस्पोरी, होमोगैमी या फिर ऑटोगैमी, उसको कहते हैं हेटेरोस्पोरी। हेटेरो यानी कि डिफरेंट, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एंड स्पोरी का मतलब है स्पोर। और डिफरेंट कैसे हुआ, ये हो गया मेल स्पोर, ये हो गया फीमेल स्पोर। सो दो स्पोर फॉर्मेशन होने की वजह से इसको हेटेरोस्पोरी फेनोमेनन कहते हैं। सभी टेरिडोफाइट में नहीं देखने को मिलता, कुछ ही सिलेक्टेड टेरिडोफाइट होते हैं जैसे कि मार्सिलिया, सिलेजिनेला, एसोटिस, ये सब में ही हेटेरोस्पोरी देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? ग्रिगोन जोहान मंडल, जानते हैं जेनेटिक्स में का फादर कहा जाता है, तो वो सब जेनेटिक्स के ऊपर इन्वॉल्व थे। सर्गेई गैव्रिलोविक नावास्चिन, ये गलत लिखा है, नवास्चिन होगा, ये स्पेलिंग होगा NAW, नवास्चिन, नवास्चिन, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक, ह्यूगो डिवेरिस, सो इसका राइट आंसर होगा नोवास्चिन ही होगा। फिर नोवास्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म डिस्कवर किया था। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट में, उसको स्ट्रासबर्जन ने डिस्कवर किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है इन टिश्यू कल्चर एक्सप्लांट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री स्टॉक। मतलब टिश्यू कल्चर में जो एक्सप्लांट यूज किया जाता है वायरस फ्री स्टॉक बनाने के लिए, वो कहाँ से लिया जाता है? एपिकल मेरिस्टेम से, लेटरल मेरिस्टेम से, इंटरकैलर मेरिस्टेम से या फिर एम्ब्रियो सैक से? सो राइट आंसर है एपिकल मेरिस्टेम। जानते हैं हम लोग कोई भी प्लांट का, किसी भी प्लांट का ले लीजिए, मान लीजिए मैंने कोई एक प्लांट बनाया, ये लीफ हो गए, ये उसका स्टेम और ये उसका एपिकल रीजन, ठीक है, ये उसका एपिकल रीजन। ये रीजन हमेशा, इसको मैं अपेक्स लिख दे रहा हूँ, ये रीजन हमेशा क्या रहता है? वायरस फ्री रहता है, याद रखिएगा, वायरस फ्री रहता है, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जब भी टिश्यू कल्चर किया जाता है हमेशा इसको यूज किया जाता है ताकि वायरस फ्री प्लांट बन सके। और किसी भी पार्ट को यूज करने से क्या होगा ना, वायरस लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है या फिर इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। सो इसका राइट आंसर हो गया एपिकल मेरिस्टेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल एंड हैज ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। तो पोलन ग्रेन जो है 2 लेयर के होते हैं और स्पेरिकल होते हैं। द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड, मतलब ये मान लीजिए मैंने पोलन ग्रेन बनाया, ये पोलन ग्रेन बनाया, इस तरह से एक जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पे और ये ट्यूब न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ में 2 लेयर होते हैं। ये मान लीजिए यही है उसका एक लेयर और इसके आउटर में एक लेयर होता है, उसका नाम पूछा है। और ये आउटर लेयर कांटे की तरह होता है, जानते होंगे, स्पाइक जैसा, स्पाइक नेचर का, और ये बहुत ही मतलब रेजिस्टेंट लेयर होता है, जानते होंगे। इस वजह से पोलन ग्रेन सालों साल जी पाते हैं क्योंकि यही लेयर उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इस लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, याद रखिएगा। और अंदर वाला को कहते हैं इंटाइन, अंदर वाले लेयर को कहते हैं इंटाइन। एक्साइन बनता है टैपेटम से, ये भी याद रखिएगा। और इसमें मैंने जो कहा एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जो कि इसको बहुत वाइबल करके रखता है, पोलन ग्रेन को मतलब बहुत ही रेजिस्ट करके रखता है, वो है स्पोरोपोलेनिन। यही वो सब्सटेंस है स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन, ठीक है, यही है वो सब्सटेंस जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। सो राइट आंसर है एक्साइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर ओव्यूल द नंबर ऑफ एंटीपोडल सेल। कोई एक मैच्योर ओव्यूल है, मैच्योर ओव्यूल में कितने एंटीपोडल सेल होते हैं यही पूछा है, तो देख लेते हैं। पूछा है 3, 1, 2 या 4। मैं बता दूं, ये है एंटीपोडल सेल, ये है पोलर न्यूक्लियाई, और ये है एग, और ये है हमारा सिनर्जिड। आपने पढ़ा होगा एंटीपोडल सेल हम एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक में 3 होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं, एग सिर्फ 1 होता है, सिनर्जिड 2 होते हैं। सो 3 + 2 5, 6, 7, 8, टोटल कितना हो गया? 8 हमारे न्यूक्लियस हो जाते हैं और 7 सेल्ड हो जाते हैं, याद रखिएगा। इसलिए टिपिकल एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सो इसका राइट आंसर कितना हुआ हमारा? 3 एंटीपोडल सेल, हर एक मैच्योर ओव्यूल में एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। व्हिच टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि बोला है कि अगर मान लीजिए कोई एग हमारा बिना फर्टिलाइजेशन करके डायरेक्ट एम्ब्रियो दे दे, हमें तो ये मालूम है ना एग पहले किसके साथ जुड़ेगा? मेल गैमेट के साथ जुड़ेगा, तब जाके ये जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट
माइटोटिक रिपीटेडली डिवाइड करके हमारा एम्ब्रियो बनाएगा। यही प्रोसेस होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन में जब एक हमारा डायरेक्ट एम्ब्रियो बना दे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस, मियोसिस, माइटोसिस, माइक्रोप्रोपेगेशन, उसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा व्हिच टर्म इज यूज्ड इन ग्राफ्टिंग फॉर द रूटेड शूट। रूटेड शूट जो होते हैं ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट का रूटेड शूट में अगर ग्राफ्टिंग करना है तो कौन सा टर्म यूज किया जाता है रूटेड शूट के लिए? स्टॉक, सायन, बर्ड, क्लोन, उसको कहते हैं हम स्टॉक। ठीक है, स्टॉक यानी देखिए मान लीजिए ये कोई एक रूट हो गया जिसको हमने ऊपर काट दिया है ऊपर में, क्योंकि हमें ग्राफ्टिंग करना है, तो इससे कहा जाएगा रूट स्टॉक। इसको क्या कहा जाएगा? रूट स्टॉक। और इसी के अंदर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक कैविटी बनाएंगे, थोड़ा सा कैविटी इस तरह का, मान लीजिए ये रहा वो कैविटी, इस तरह का कैविटी, और इसी पर्टिकुलर शेप का हम एक सायन काटेंगे, इस तरह का स्टेम का काटेंगे पार्ट, इसको कहेंगे सायन। और ये दोनों को जब अटैच कर देंगे ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एक प्लांट बन जाएगा। प्लांट बन जाएगा यानी प्लांट एक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ रूट सिस्टम जुड़ गया है। सो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा, वो हो गया हमारा स्टॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 109 का हमारा कितना हो गया? स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग भास्कुलर टिश्यू हैव साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस। याद रखिएगा कौन सा ऐसा भास्कुलर टिश्यू है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, जाइलम पैरेन्काइमा। पहले तो ये चारों के चारों लिविंग है, याद रखिएगा। लिविंग यानी न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन सिवाय एक को छोड़ के, वो है हमारा सीव ट्यूब। याद रखिएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, ये दोनों के दोनों हमारे फ्लोएम के अंडर में, फ्लोएम टिश्यू के अंडर में आता है, लेकिन इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब सीव ट्यूब का बात करेंगे, ये मैच्योरिटी के टाइम में, मैच्योरिटी के टाइम में इसके पास नो न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं रहता। ठीक है, लेकिन लिविंग रहता है। और जाइलम पैरेन्काइमा तो जाइलम का हिस्सा, लेकिन यही एक लौता जाइलम का हिस्सा है जो कि लिविंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए रूट ए कप, कप इस तरह का, कप लाइक रीजन ऑफ पैसिव सेल्स, पैसिव यानी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, इनएक्टिव सेल रहेंगे, लाइंग बिटवीन द रूट कैप, ये रहा रूट कैप, मान लीजिए ये रूट कैप है, एंड एक्टिव मेरिस्टेम, मेरिस्टेम ये मान लीजिए एक्टिव मेरिस्टेम है, स्टोनवाज, उसको क्या कहते हैं? ये इस कप रीजन को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है हमें। पेरिब्लम, क्विसेंट सेंटर, कैलिप्रोजन, प्लेटोम, उसे कहते हैं क्विसेंट सेंटर, इसको कहते हैं क्विसेंट सेंटर। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि जब जरूरत पड़ता है, ये जो हमारा कुछ भी डैमेज हो जाता है हमारा रूट को, रूट हेयर को, या फिर रूट हेयर बोल रहे हैं रूट को, और ये रूट कैप को डैमेज होने से ये कुछ इनएक्टिव सेल कैरी करता है क्विसेंट सेंटर, जो कि बाद में मेरिस्टेमेटिक एक्टिव करके ये डिवाइड एंड रीडिवाइड करके सेल बनाता है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइलोजिस आर an outgrowth of parenchyma cell which block the flow with the help of which vascular tissue। टाइलोजिस जो कि पैरेन्काइमा सेल के आउटग्रोथ है, वो किसके फ्लो को ब्लॉक करते हैं? भास्कुलर टिश्यू का। हमारा ऑप्शन है जाइलम वेसल्स, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। सो राइट आंसर है जाइलम वेसल। एक्चुअली जाइलम वेसल्स को ही ये ब्लॉक कर देता है। सो नो वाटर ट्रांसपोर्ट, नो वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नो वाटर ट्रांसपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है वाई शेप्ड जाइलम वेसल इन भास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन व्हिच टाइप ऑफ स्टेम। जो वाई शेप्ड भास्कुलर जाइलम वेसल होते हैं, वाई शेप यानी मान लीजिए ये रहा हमारा एक मेटाजाइलम, ये रहा दूसरा मेटाजाइलम, ये रहा प्रोटोजाइलम, और ये उसका सेंटर की ओर मूव कर रहा है, यानी कि एंडार्क कंडीशन। तो इस तरह का वाई शेप्ड हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ओनली डाइकोट स्टेम में, ओनली मोनोकोट स्टेम में, बोथ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम में, नाइदर डाइकोट नॉर मोनोकोट। सो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता आंसर है, ओनली मोनोकोट स्टेम में ही हमें ये वाई शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहाँ पे ये मेटाजाइलम हो गया बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, और ये प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर, यानी कि एंडार्क कंडीशन, जो कि हमारा स्टेम, मोनोकोट स्टेम में पाया जाता है। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जेंट कोलेटरल एंड ओपन भास्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच टाइप ऑफ स्टेम। कौन सा स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉन्जेंट कोलेटरल एंड ओपन भास्कुलर बंडल? ओपन यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करने वाला, और हमें सेकेंडरी ग्रोथ मालूम है डाइकोट कर सकता है, मोनोकोट नहीं कर सकता। तो डाइकोट के बाद हमारे पास ऑप्शन है या तो स्टेम होगा या तो रूट होगा। तो रूट में हमें रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलता है भास्कुलर का, और कॉन्जेंट कोलेटरल हमें स्टेम में मिलता है। तो इसका आंसर होगा ओनली डाइकोट स्टेम, ना होगा ओनली मोनोकोट स्टेम, बोथ डाइकोट एंड मोनोकोट नहीं होगा, नाइदर डाइकोट नॉर मोनोकोट, ये भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली डाइकोट स्टेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैम्बियम दैट अराइजेस विद द बंडल्स ऑफ प्राइमरी भास्कुलर टिश्यू ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड। जो पूछा है हमारा, जो कैम्बियम है वो
एराइज कर रहा है हमारा प्राइमरी भास्कुलर टिश्यू से उस स्टेम का, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, या स्ट्रैटिफाइड कैम्बियम, या फिर नॉन स्ट्रैटिफाइड कैम्बियम। सो ये बोल रहा है प्राइमरी भास्कुलर टिश्यू। हमारे पास प्राइमरी भास्कुलर टिश्यू कौन है? मान लीजिए ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और इसके बीच में होता है भास्कुलर कैम्बियम। ये जो कैम्बियम होता है बाद में ये रिंग बनाता है, हमें मालूम है, ये कंप्लीट रिंग बनाता है, कैम्बियल रिंग। लेकिन जो अभी फिलहाल जो भास्कुलर बंडल के अंदर में जो रिंग है, उस रिंग का नाम क्या है? उसका नाम है इंट्राफासिकुलर। इंट्रा यानी अंदर, इंटर यानी बिटवीन। ये जो मान लीजिए और एक भास्कुलर बंडल है, और ये रहा उसका कैम्बियम, ठीक है, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम। तो ये देखिए, मैं रीजन को थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये ब्लू में ये वाला रीजन को हम कहेंगे इंट्रा, इसको कहेंगे इंट्रा, इंट्रा इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा, याद रखें इंट्रा। और बचा जो ये वाला रीजन है, जो दो भास्कुलर बंडल के बीच में, उसको कहेंगे इंटर। इंटर यानी बिटवीन, बिटवीन हमारा इंटर कैम्बियम, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, याद रखिएगा। ये होगा इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, वो होगा हमारा इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा यानी बीच में, ठीक है, उसी के विद इन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, विद इन भास्कुलर बंडल, और इंटर यानी बिटवीन द भास्कुलर बंडल। सो आई होप इसी के साथ हमने बॉटनी का कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम जूलॉजी का भी देखेंगे। सो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का हम वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको ये अगर समझ में आया एक्सप्लेनेशन, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक